हेलो स्टूडेंट्स, कस्टम्स एक्ट के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कस्टम्स ड्यूटी। अभी तक हम पिछली दो वीडियोस में इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में पढ़ चुके हैं। कस्टम ड्यूटी क्या है? बेसिकली जो इंडिया में अगर आप माल इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, और इनको कलेक्टिवली कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कस्टम्स एक्ट एक्चुअली ये कस्टम है सालों सालों से, आई शुड से सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, कि जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो दोनों जगह पर एक तरह से मूविंग आउट एंड कमिंग इन एट बोथ द प्लेसेस कुछ शुल्क लिया जाता है, अमाउंट लिया जाता है, जिसको बोलते हैं ड्यूटी, सम अमाउंट, सम टैक्स। सो इट्स कस्टम ड्यूटी। इट्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट नहीं है। या जो पॉइंट इसमें समझने का है वो ये कि दैट दिस इज अ लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ अगर हम बात करें वैल्यूशन की, तो पहले तो हमें जो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी होती है, अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो उसमें दो स्टेप्स हैं। पहले तो हमें असेसेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी होगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो स्ट्रेट अवे इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी होगी। अदरवाइज हमें क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो वैल्यूशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स, पहले तो उनका वैल्यूशन किया जाए और फिर ड्यूटी कैलकुलेशन की जाए। तो सबसे पहले हम दो तरह की ड्यूटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन अब जिस सीक्वेंस में नोट्स बने हुए, तो जैसे सबसे पहले स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी। ये बहुत रेयर किसी आइटम पे लगती है स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी। ये क्या होती है कि जैसे किसी एक चीज पर लग गई पर मीटर, पर लीटर, पर पीस, ये हो गई स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी। तो ये बहुत कम आइटम्स पे रेयरली ही अप्लाई होती है। मोस्टली जो ड्यूटी लगती है वो लगती है एड वैलोरम बेसिस। शायद ये टर्म आपने पहले सुनी होगी। एड वैलोरम का मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यू। एड वैलोरम का मतलब होता है ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एड वैलोरम ड्यूटी। ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू, और यही सही भी है देखा जाए तो। भाई अगर 1000 की चीज है तो से 10% ड्यूटी ले लो, तो उस पर 100 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी आ गई। 10,000 की चीज है 1000 रुपए आ गई, 1 लाख की चीज है 10,000 आ गई, तो बात सही है ना। अगर हम माना 100 रुपए रख दें ड्यूटी, चाहे वो वैल्यू उसकी 300 रुपए है चाहे 3 लाख है, तो बात तो जमी नहीं ना। इसलिए स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी इज नॉट प्रैक्टिकल। ये बहुत रेयरली किसी चीज पे लगाई जाती है। आमतौर पर जो ड्यूटी लगती है वो होती है एड वैलोरम बेसिस, दैट इज बेस्ड ऑन वैल्यू। सो वैल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर नीचे दिया हुआ कस्टम कंपाउंड कस्टम ड्यूटी। कंपाउंड कस्टम ड्यूटी का मतलब हो गया कि दोनों ड्यूटीज जो है वो अप्लाई होंगी, कंपाउंड कस्टम ड्यूटी, राइट? बट ऐसा बहुत कम चीजें होती हैं जिनके ऊपर कंपाउंड कस्टम ड्यूटी लगती है, अगेन जिसपे वैल्यू बेस्ड भी लगे और साथ में स्पेसिफिक ड्यूटी भी लगे। ऐसी भी बहुत कम आइटम्स हैं। तो ये सारा एरिया कोई ज्यादा रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ले रहे हैं वैल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता ही ट्रांजैक्शन वैल्यू है। द फर्स्ट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि जिस प्राइस पर डील हो रही है दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर सपोज मैंने एक माल मंगवाया है और डॉलर्स के बाद उसको रुपीज में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू 10 लाख आ रही है, तो एक्जैक्टली देखा जाए तो मुझे उस 10 लाख पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी है। सो वैल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, पहले हम वैल्यूशन करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, और उसके बाद उस पर ड्यूटी अप्लाई करेंगे। तो वैल्यूशन के लिए पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर हम रूल की बात करेंगे। कंसेप्ट क्या है? इट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। ये एक तरह से देखा जाए तो कंसेप्ट है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? इट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। ये थोड़ा समझने का है। जब मैंने माल इंपोर्ट किया तो व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन? अगर ध्यान से देखा जाए तो आई विल से दैट दिस इज पोर्ट इन इंडिया। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं मेरे ऑफिस की तो वो वैल्यू नहीं लेके चली जाती। आमतौर पर जो वैल्यूशन होता है वो होता है एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, और वो टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन माना जाता है पोर्ट। माल आया, पोर्ट पे उतर गया, वहां पर जो वैल्यूशन है उस दिन, जो उसकी वैल्यूशन है उस दिन, जो ड्यूटी है बेसिकली उसके बेसिस पर
वो बात अलग है, एग्जैक्टली टेक्निकली मैं अभी आपको रूल्स के साथ पढ़ाऊंगा आगे चल के कि भाई इसमें कौन सी डेट का रेट लेते हैं कन्वर्जन के लिए, कौन सी रेट की ड्यूटी लेते हैं, वैल्यूएशन लेते हैं। बट एक मोटा माटा बता रहा हूं कि बाहर से माल आया तो जब इंडिया में पहुंच रहा है तो उस वक्त की जो उसकी वैल्यू, उस वक्त जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो लग के उसको इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ती है। और एक दो फॉर्मेलिटीज की बातें लिख दी कि बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, ये ना हो ना ब्रांच हेड ऑफिस हो या एक साथ मिलके काम कर रहे हो, तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं। बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। वैसे वैल्यूएशन के लिए जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इसके लिए बाकायदा कस्टम वैल्यूएशन रूल्स बने हुए हैं, लेकिन ये शायद आपके फाइनल के सिलेबस में है, तो इसके बारे में कुछ भी अभी हम नहीं स्टडी करेंगे। थोड़ा सा जो हिंट्स थोड़ा बहुत आईपीसीसी लेवल के हिसाब से दिया गया है, अभी हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो कि प्राइस पेड और पेबल फॉर द गुड्स है, उसमें कुछ चीजें जुड़ेंगी जो हमारे पर्पस के लिए कंसीडर होंगी, जैसे कमीशन एंड ब्रोकरेज, इंजीनियरिंग चार्जेस, डिजाइन वर्क चार्जेस, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। तो बेसिकली जो प्राइस होता है उसमें सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मैं पैकिंग की बात करूं, अगर सपोज क्वेश्चन कहता है जी हमने कोई चीज इंपोर्ट की है $5,000 में और उसमें ₹100 पैकिंग चार्जेस हैं, तो आप उसको 5,100 मान के चलो। या क्वेश्चन कहता है कि हमने 5,000 की कोई चीज खरीदी है, उसमें अलग से हमें $200 जो है वो डिजाइन चार्जेस देने, तो उसको भी आप ऐड करेंगे। इसके अलावा रास्ते में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी हम ऐड करेंगे। उसके अलावा रास्ते की जो इंश्योरेंस है उसको भी हम ऐड करेंगे। इसके अलावा उस माल को इंडिया में आके उतारने में, अनलोड करने में, हैंडल करने में जो चार्जेस लग रहे हैं वो सब, ये सारा जोड़कर असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट होती है, जिस पर फिर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। तो ये वो एक जनरल कंसेप्ट, इसके बारे में रूल्स भी हैं और ये किस तरह से एडिशन डिलीशन करना है अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एफओबी प्राइस लेना। एफओबी की फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का बेसिकली आप ये मत समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। जब वहां पर एक्सपोर्ट हुआ तो उस वक्त जो प्राइस था, प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, वो प्राइस है बेसिकली एफओबी प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड। यानी कि जो फॉरेन कंट्री में शिप पे माल लोड हुआ उस समय जो प्राइस था, अगर वहां पर आदमी कोई बेच दे उस माल को जिस प्राइस पर, तो दैट इज एफओबी प्राइस। तो जो हम प्राइस टैक्सेशन पर्पस के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन पर्पस के लिए कंसीडर करेंगे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे एफओबी प्राइस से, यानी एक्सपोर्ट प्राइस से, और उसमें हम ऐड करेंगे रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला एडिशन ध्यान रखिएगा, एफओबी प्राइस में क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन में गिवन होगा, आप एज इट इज ऐड कर दीजिए। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में शिप्स का डेमरेज चार्जेस इंक्लूड होता है। अब आप सोचेंगे सर डेमरेज चार्जेस क्या है? देखिए, आपने जब शिप पे माल लोड करना है और या वहां से उसको दोबारा से जो है नीचे उतार लेना है, अनलोड करना है, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है। अगर आप उतने टाइम में उस काम को नहीं कर रहे तो आपको ऊपर फाइन लगता है, जिसको बोलते हैं डेमरेज चार्जेस। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए इंटरनेट से इस चीज को निकाला था, डेमरेज। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो इट्स अ चार्ज पेबल टू द ऑनर ऑफ ए चार्टर्ड शिप, यानी शिपिंग कंपनी को देना है। इट्स अ चार्ज पेबल टू द ऑनर ऑफ चार्टर्ड शिप, यानी शिपिंग कंपनी को देना है, ऑन फेलियर टू लोड और डिस्चार्ज द शिप विद इन द टाइम एग्रीड। यानी कि अगर हमसे लोडिंग अनलोडिंग में डिले हो रहा है, हमने जितना टाइम फिक्स किया उससे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यूज ऑफ द वेसल, या लिखा ना फॉर इट्स एक्स्ट्रा यूज ऑफ द वेसल, ठीक है। ऑफिशियली डैमेज इज ए फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब प्री डिसाइडेड कि कितना पैसा देना है, फॉर ब्रीचिंग द ले टाइम एज इट इज स्टेटेड इन द गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले से बताया होगा कि भैया अगर देर कर दोगे तो इतने चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ेंगे। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसमें वो डैमरेज चार्ज भी इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा लाइटरेज और बार्ज चार्जेस भी इंक्लूड करना होता है। अब ये बार्ज चार्जेस क्या है? देखिए, शिप जो है कई बार बड़ा होता है और एकदम पोर्ट पर, लैंड से जहां पर वाटर कनेक्ट हो रहा है वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे में फिर क्या करते हैं कि बार्ज की फैसिलिटीज को जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। कहां गई फोटो? लोड होने में इतनी देर लग गई इसको। चलो, अब ये फोटो तो गायब हो गई, लोडिंग ही करता रहेगा ये। लेट्स ट्राई इट वंस मोर। नहीं, मैं आपको नेट से दिखा देता हूँ, ये ऐसे फ्री फंड में बेहोश हो गया। उससे आपको आइडिया लगेगा बार्ज क्या है। ये कंसेप्ट फिर आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। इट विल बी इजी फॉर यू
ये मैंने एक बहुत बढ़िया पिक्चर निकाली थी लेकिन किसी वजह से लोड नहीं हो पा रही है। चलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये पिक्चर बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी, तो आई होप नाउ आप इसको देख पा रहे होंगे। ये है जो एक कंपनी का शायद नाम है, विंड फीडर बार्ज। तो ये क्या है, बेसिकली इट्स अ स्मॉल बोट। इसमें क्या होगा, लैंड से सारा सामान इसमें डाल देंगे, फिर इट्स अ स्मॉल बोट, इट विल गो टिल द शिप, और फिर ये जैसे इसमें एक छोटी क्रेन सी लगी है और फिर इससे ये माल को शिप में लोड कर देगी। ये होता है बार्ज। तो ऑब्वियसली इसके भी चार्जेस लगेंगे, एंड दैट चार्जेस आर लाइक पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो मान लेते हैं शिपिंग कंपनी ने आपसे से $2000 चार्ज किए हैं, तो $2000 प्लस सपोज ₹100 डैमरेज चार्ज है, वो भी ऐड होगा। और सपोज माल को उतारना भी तो पड़ सकता है ना, इंपोर्ट किया आपने, तो शिप आ गया, वहां से फिर बार्ज से लेके आ रहे हैं, या तो आप अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, आई एम सॉरी, या तो लोड कर रहे हैं या फिर अनलोडिंग कर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन वो सारे जो बार चार्जेस हैं, वो जो छोटी बार चार्जेस को भी समझ लीजिए कि इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो इट्स, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, इट्स लाइक ए स्मॉल बोट चार्ज, इट्स लाइक ए स्मॉल बोट चार्ज, ठीक है ना। और डैमरेज हो गया बेसिकली डिले चार्जेस, जो आप लेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये डैमरेज और बार चार्जेस दोनों ही आपने इंक्लूड करके चलने हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक पॉइंट ये है कि अगर आप इंपोर्ट बाय एयर कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20% जो उसकी कॉस्ट है वो मानी जाएगी। यानी कि सपोज आपका एफओबी प्राइस, मैं अब रुपीज में बात करता हूं, सपोज एफओबी प्राइस जो है वो 1 लाख है, और आपका जो फ्रेट है, एयर फेयर है बेसिकली, वो 20,000 से ज्यादा है 1 लाख के आइटम पे, तो इन एक्सेस ऑफ 20% जो है इग्नोर होगा। दोबारा से बोलता हूं, अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट की है तो उसका जो एयर फेयर लिया जाएगा वो मैक्सिमम 20% लिया जाएगा। कम है तो कम ले लेंगे, ज्यादा है तो मैक्सिमम 20,000 लिया जाएगा। याद रखिएगा ये रूल सिर्फ एयर में है, यानी अगर आप शिप से मंगवा रहे हैं तो फिर चाहे कितना भी फेयर हो, वो पूरा का पूरा फ्रेट एज इट इज ऐड होगा। इसके अलावा पॉइंट ये है, इसमें वो पॉइंट दिख नहीं रहा मुझे, कि इंडिया वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काउंट नहीं होगा। एनीवे वो कहीं आगे पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा। सो हाँ ये रहा, बट एक्सक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट चार्जेस इन इंडिया, जैसे मैंने कहा था ना इंपोर्ट के पॉइंट पर लेंगे। अब जैसे मैंने माना कोई चीज इंपोर्ट की है, वो मुंबई तक पहुंच गई, तो उसके बाद जो मुंबई से दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन है वो इंपोर्ट वैल्यू में कंसीडर नहीं होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो वैसे भी कस्टम क्लियरेंस पे देनी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंपोर्ट प्रोसीजर में। तो इंडिया में जो ट्रैवलिंग हो रही है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ओवरऑल जो इंपोर्टेड वैल्यूएशन है, इंपोर्ट वैल्यू की जो इंपोर्ट आइटम की जो वैल्यूएशन है उसमें कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा, अगर कॉस्ट नॉट असर्टेनेबल, यानी कि अगर आपने जो चीज इंपोर्ट की है उसमें अलग से नहीं पता चल रहा, सपोज ह्यूज क्वांटिटीज इंपोर्ट हुई हैं और अलग से उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो उसका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दिया गया कि भी ठीक है एफओबी का आप 20% ले लीजिए। इन केस अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं अवेलेबल है तो आप इसको 20% पे ले लीजिए। इसके अलावा आपने इसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड करनी है, लेकिन इसका भी अगर पता नहीं चल रहा तो इसके बारे में यह है कि कम हो या ज्यादा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इफ इट इज नॉट असर्टेनेबल देन वी विल टेक इट एट 1.125% ऑफ एफओबी। याद रखिएगा ये तब करना है जब ये असर्टेनेबल नहीं है, राइट। तो कॉस्ट यानी एफओबी प्राइस, मैं इसको चेंज कर देता हूं, आपके एग्जाम में नहीं लिखना है इसको। कॉस्ट का मतलब बेसिकली एफओबी प्राइस हो गया। तो एफओबी प्राइस के अंदर जब आप इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, और इसमें लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऐड करने हैं। ध्यान रखिएगा रूल्स के हिसाब से बड़ा सिंपल किया हुआ गवर्नमेंट ने, इसमें आपने 1% ऑफ CIF करना है, इट्स अ फिक्स्ड एडिशन। ध्यान दीजिएगा इसमें इट्स अ फिक्स्ड एडिशन, मतलब कि आपका चाहे चार्ज कम हो ज्यादा हो ना हो, आपने 1% ही ऐड करना है, राइट। तो देन यू आर एट असेसिबल वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख के अब आपको इसको इलस्ट्रेट करता हूं। करना क्या है, आपने सबसे पहले लेना है एफओबी प्राइस, इसमें आपने ऐड करना है ट्रांसपोर्ट, फिर आपने इसमें ऐड करना है इंश्योरेंस, फिर आप पहुंचेंगे CIF पे, फिर आपने ऐड करना है 1% ऑफ CIF,
एंड दिस इज योर असेसेबल वैल्यू। इस पर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी जो होगी वो इस अमाउंट पर कैलकुलेट होगी। इंपोर्ट ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। ठीक है जी। FOB प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस इज इक्वल टू CIF प्लस 1% ऑफ CIF। ये 1% किस लिए ऐड हो रहा है? दिस इज फॉर लोडिंग एंड लोडिंग एंड देन यू आर एट असेसेबल वैल्यू। अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं एक बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट, इसलिए मैं इसको रिपीट कर लेता हूं। ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी सबसे पहली बात ये हुई है कि जो डेमरेज चार्जेस हैं वो, और आपका बार्ज चार्जेस, ये इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसको अपने ने इंक्लूड करके चलना है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ट्रांसपोर्ट के बारे में ये है कि इन केस ऑफ शिप टेक फ्रेट ऑन एक्चुअल बेसिस, ठीक है, मे बी मोर देन 20%, जो है एक्चुअल ले लो, डजेंट मैटर। फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में एक और अगली बात, इन केस ऑफ एयर फेयर एडिशन मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ FOB प्राइस। एक और बात ट्रांसपोर्ट के बारे में, इफ freight not given in question, फिर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड एडिशन कितना है? वही 20% ऑफ FOB प्राइस। और लास्ट बात ट्रांसपोर्ट के बारे में कि फ्रेट फॉर मूवमेंट इन इंडिया इग्नोर। दीज आर द वेरियस पॉइंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट। मेरे ख्याल से अब इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस अभी मैं करवाऊंगा आपको। अब ये मैं सोचिएगा कि सर इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए। डेफिनेटली आपकी जो असाइनमेंट आपको इशूड है उसके अंदर क्वेश्चंस हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, और वो मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगा, और उसमें सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। बट फिलहाल मैं आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, उस वक्त मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो फिलहाल यही है कि ट्रांसपोर्ट में डैमरेज बार चार्जेस इंक्लूड होगा। शिप के केस में चाहे कम है ज्यादा, जो है एक्चुअल बेसिस पे ले लीजिए। एयर में लिमिट लगाई हुई मैक्सिमम 20% ऑफ FOB प्राइस तक, और अगर क्वेश्चन में फ्रेट नहीं गिवन है तो आपने स्टैंडर्ड एडिशन करना है 20% ऑफ FOB प्राइस। और मूवमेंट विद इन इंडिया के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट आपने ऐड नहीं करना। अब मैं बात करूंगा आपसे सारी की सारी इंश्योरेंस के बारे में। जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, टेक एक्चुअल फिगर, मोर और लेस, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इफ इंश्योरेंस इज नॉट गिवन, अगर इंश्योरेंस नहीं गिवन मींस नॉट असर्टेनेबल, ऐसा भी समझ सकते हैं कि या क्वेश्चन कह रहा है कि है नहीं अवेलेबल, या वो बोलता है कि इट्स नॉट असर्टेनेबल, then there is a standard addition, and standard addition कितना है? It's 1.125% of FOB price। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से जो FOB प्राइस है उसमें ऐड करना है ट्रांसपोर्ट, और उसमें हमने ऐड करना है इंश्योरेंस, एंड देन वी आर एट CIF वैल्यू। ठीक है, इंपोर्ट वैल्यू। अब रास्ते में जो इसकी उतारते वक्त अनलोडिंग वगैरह का है, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग एक्सपेंसेस, उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड बेसिस पर एडिशन दिया हुआ है, अगेन अ स्टैंडर्ड एडिशन, और इसमें कोई कम क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया वाला कुछ नहीं है। एंड द स्टैंडर्ड एडिशन इज 1% ऑफ CIF वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है विल रीच एट आर असेसेबल वैल्यू, जिसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट होगी। इसका मतलब यह हो गया, अगर किसी क्वेश्चन में सिंपल अगर FOB प्राइस भी गिवन हो, सपोज
फॉर एग्जाम्पल FOB प्राइस इज ₹5 lakhs, ऐसे मेरे दिमाग में आ रही है कि एक एग्जाम्पल बनाएं और कुछ भी ना गिवन हो और आपको सिंपल उसकी असेसेबल वैल्यू निकालनी है, तब भी आप फ्रेट का एडिशन करेंगे 20%। कहाँ भाग गया भाई? फ्रेट का एडिशन करेंगे। अरे मैं कर रहा हूँ, कुछ जा रहा है कहीं। चलो जी, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। फ्रेट का एडिशन करेंगे 20%, दैट विल बी लाइक 1 लाख। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का एडिशन करेंगे 1.125%। इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए होगा। 5 लाख 1.125%, इट इज कमिंग टू 5625। तो हमारा जो CIF वैल्यू आ रहा है दैट इज 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5625, इट इज 605625, और इसमें हम 1% और एडिशन करेंगे तो इनटू 1% ये आ रहा है आपका वैल्यू के हिसाब से। अगर हम लेके चले तो इट इज़ कमिंग टू 6056.25। ये और ऐड करके हमारे पास जो फाइनली टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, असेसेबल वैल्यू आ रही है, दैट इज 611,681.25। और बहुत सारे इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। इसमें देयर इज नथिंग दैट वी शुड थिंक। तो इसको मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ जो कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कस्टम ड्यूटी इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सालों से, हजारों सालों से ये लग रही है, और एड वैलोरम बेसिस होती है, मेनली बेस्ड ऑन वैल्यू। स्पेसिफिक ड्यूटी कौन सी होती है? पर पीस, पर मीटर, पर लीटर वाली। कभी कभी कंपाउंड भी लगती है, दोनों वैल्यू बेस्ड प्लस स्पेसिफिक, बहुत कम होता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए जो कंसेप्ट है थियोरेटिकली सेक्शन 14 के हिसाब से वो होता है द एक्सपोर्ट प्राइस, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट। और इसमें लेते हैं हम वैल्यू एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। वैल्यूएशन रूल्स भी हैं और इसमें ये एडिशंस बताए गए हैं: कमीशन, ब्रोकरेज, इंजीनियरिंग चार्जेस, डिजाइन वर्क चार्जेस, रॉयल्टी, लाइसेंस फी, पैकिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड हैंडलिंग चार्जेस। रूल्स के हिसाब से चलें, FOB प्राइस, उसमें ट्रांसपोर्ट ऐड करना है, डैमरेज, लाइटरेज ऐड करना है, एयर के केस में मैक्सिमम 20% लेना है, नहीं दिया हो तो भी 20% लेना है FOB प्राइस का, और क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर जो मूवमेंट है वो कंसिडर नहीं होगी। इंश्योरेंस के अंदर जो दी है एक्चुअल वो लेनी है, नहीं तो फिर 1.125% ऑफ FOB ऐड करके CIF, और फिर 1% ऑफ CIF लास्ट में एडिशन करना है। इसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल, ये कुछ पॉइंट्स भी लिख के दिए और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी बना के दिखाया गया। नथिंग इज गिवन, स्टिल यू हैव टू डू ऑल दीज एडिशंस बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड एडिशंस, अगर एक्चुअल डेटा नहीं दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स के बारे में। थैंक यू।